मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, पूरा बायोलॉजी बढ़िया से पढ़ेंगे। सीधा बैठ जाओ, आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो। गेट बंद कर दो और हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र आप लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ लिया था, मादा जनन तंत्र को बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए। और देखिए, आप देखिएगा तो ये मादा जनन तंत्र का बाहरी भाग है, तो थोड़ा सा बाहरी भाग को हम लोग समझ लेंगे, तब इसके आंतरिक भाग में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, लेबिया मेजोरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है लेबिया मेजोरा, और उसके नीचे देखिए एनस बनाया हुआ है, जहां से आप मल को बाहर निकालते हैं, है ना। अनपचा भोजन जब हमारे शरीर से जिस हिस्से से बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, है कि नहीं। तो ये बाहर निकलने वाला है ये। अब देखिए लेबिया मेजोरा को आप देख सकते हैं, तो लेबिया मेजोरा आपको दिखाई दे रहा है ना। जनन अंग जो होता है मादा में, उसके भी बाहरी भाग है। ये क्या है, ये बाहरी भाग है, जिसको क्या बोला जाता है, लेबिया मेजोरा बोला जाता है। यह दो मुड़ी हुई संरचना है। यह कैसा है संरचना, दो मुड़ा हुआ संरचना है। यह इसकी जो त्वचा होती है, यह एक समझिए कि मांसपेशी है। यह क्या है, मांसपेशी है, मांस से बना हुआ है कि नहीं। इस एक तरह से त्वचा है। यह क्या है, एक त्वचा है, फाइबर्स है, और इसमें वसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। और ये बड़ा भाग है, ये क्या है, बड़ा भाग है, समझे कि नहीं। साथ ही इसमें बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, शिभास ग्रंथि भी पाई जाती है, श्वेत ग्रंथि भी पाई जाती है, बहुत सारी ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं, आप देखिएगा। साथ ही एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें है ना ब्रेथलोन नामक ग्रंथि भी पाई जाती है, जो तरल और चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न करती है, उसका नियंत्रण करती है, समझे कि नहीं। तो इस बात से हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, चिपचिपा पदार्थ का ये क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो ये था लेबिया मेजोरा, जो जनन तंत्र का बाहरी भाग है। ये क्या है, जनन तंत्र का बाहरी भाग है। इसके बाद आप देखिएगा एक और यहाँ पे आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। ये क्या कर रहा है, पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दो कलर के हो सकते हैं, या तो पिंक कलर के भी हो सकते हैं, या लाल भूरा कलर का भी हो सकता है, जिसका नाम है, आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिबिया मिनोरा। क्या नाम लिखा हुआ है, लिबिया मिनोरा। तो लिबिया मिनोरा क्या है, यह भी इसी तरह की संरचना है, यानी कि त्वचा है, इसी तरह से मांसल है, जो छोटी है, जो हल्का लाल भूरे कलर का है, जो है से मैंने आपका ये गुलाबी कलर का भी दिखाई देता है, और ये भी मुड़ता है ना। यह भी त्वचा की एक संरचना है। क्लियर हो गया। और यह कहां पाया जाता है, तो यह आप देख सकते हैं कि लिबिया मेजोरा के ठीक पीछे पाया जाता है। लिबिया मेजोरा के ठीक पीछे पाया जाता है, समझे कि नहीं। जहां से आप देख सकते हैं कि पेशाब के रास्ता वाला भाग से ठीक ऊपर, समझे कि नहीं। मादा में पेशाब वाला जो रास्ता है उससे ठीक ऊपर है ना, और लिबिया मेजोरा से ठीक नीचे, यहां तक हो गया। और इसका मुख्य काम क्या है, तो इसका मुख्य काम है वेजाइना को सुरक्षा प्रदान करना। ये जो वेजाइना आप देख रहे हैं, इसकी सुरक्षा के लिए इसको रखा जाता है। यहां तक समझ में आ गई बात। अब इसके ऊपर ठीक, इसके ठीक यहां पर एक चीज आप पढ़ रहे होंगे, और उस पर देखिए क्या लिखा हुआ है। वहां अगर ऊपर में देखिएगा तो लिखा हुआ है क्लिटोरिस। क्या लिखा हुआ है, क्लिटोरिस। और क्लिटोरिस जो होता है ना, ये बहुत संवेदनशील अंग है, याद रखिएगा। महिलाओं में यह बहुत संवेदनशील अंग है, समझे कि नहीं। जिसका नाम क्या है ना, जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, क्लिटोरिस। समझ में आ रही है बात सबको। ये सब बाहरी बात को हम पढ़ा रहे हैं। तो ये क्लिटोरिस है, और यह अत्यधिक जो है से संवेदनशील है ना। और इसमें जो है से इरेक्टाइल ग्रंथ, माने इरेक्टाइल अंग है। ये क्या है, इरेक्टाइल अंग है। यह छोटी संरचना होती है, एकदम देखिएगा, एकदम छोटा सा है। यह कैसी संरचना है, एकदम छोटी संरचना है। और इसका जो जुड़ाव है ना, सीधे सीधे ब्रेन से है। इसका जुड़ाव कैसे है, ब्रेन से है। यह ब्रेन से ही है ना, इसमें जो स्रावित होने वाले पदार्थ हैं वो ब्रेन से ही बाहर निकलते हैं। छोटी छोटी नसें होती है, संवेदनशील नसें होती हैं इसमें। और ये संवेदनशील नसें जो है से कहां से जुड़ी हुई रहती हैं, ब्रेन से जुड़ी हुई रहती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिटोरिस। क्या कहते हैं इसको, क्लिटोरिस कहते हैं। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई, या किसी तरह का कोई गड़बड़ी हुआ। उसके बाद आप देखिएगा, इसमें दिया हुआ वो नाम नहीं है, फिर भी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। एक आप देखिएगा वेस्टिबुल।
क्या नाम है इसमें? वेस्टिबुल। तो यह क्या है? यह लिबिया मिनोरा जो देख रहे हैं, लिबिया मिनोरा जो देख रहे हैं, उसके ठीक नीचे का भाग है जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टिबुल। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुल। और यह क्या है? लिबिया मिनोरा के जो ठीक मैंने नीचे पाया जाता है, और ये इसके चारों तरफ पाया जाता है। कहां पाया जाता है? चारों तरफ पाया जाता है। और ये क्या करता है? योनि को, है ना, चारों तरफ से उसको घेरे हुए रखता है और उसको सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं तो इसके बाद मिलता है आपको वेजाइनल द्वार। क्या मिलता है? वेजाइनल द्वार, जिसको आप कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। क्या बोल रहे हैं इसको? वेजाइनल ओपनिंग। और उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए। क्या किए? चर्चा किए। तो इसमें आप इसमें बात को समझने का प्रयास कीजिए कि वेजाइनल ओपनिंग क्या है। तो यह पेनिस जो है आपका, माने नर मादा, नर में जो पेनिस पाया जाता है, और वह पेनिस जो स्पर्म लेकर के आता है, वह पेनिस क्या लेकर के आता है? स्पर्म लेकर के आता है। उस पेनिस को जाने का रास्ता है ये, इसीलिए इसको कहा जाता है वेजाइनल ओपनिंग। क्या कहा जाता है? वेजाइनल ओपनिंग। ये कोमल क्षेत्र है कि नहीं? और ये संवेदनशील भाग है। तो इसमें जब पेनिस स्पर्म लेकर के जाएगा तो वही गर्भाशय तक उसको, स्पर्म को वहां पर छोड़ेगा। अब इसमें इस बात को समझ लीजिएगा कि वेजाइनल जो द्वार है, यह सिर्फ जो है पेनिस को जाने का एक रास्ता है। क्लियर हो गया? अब इसमें देखिएगा, एक यहां पर एक हाइमन झिल्ली लगी हुई रहती है। इस द्वार पर एक हाइमन झिल्ली रहती है जो कागज के पतले रेशे की तरह होते हैं। जैसे कागज जैसे रहता है ना, उसमें झिल्ली टाइप का, उस टाइप का रहता है हाइमन झिल्ली। और हाइमन झिल्ली जो होता है, आप मैंने लड़कियों में क्या होता है ना कि हाइमन झिल्ली जो होता है वह साइकिल चलाने से या बहुत ज्यादा वर्क करने से वह झिल्ली टूट जाती है, वह झिल्ली खत्म हो जाती है। समझे कि नहीं? तो या संभोग के दौरान यह झिल्ली फट भी जाती है। हालांकि अब जो हम लोग, पहले की जो लड़कियां थी वो आज की लड़कियों में बहुत अंतर है। आज की लड़कियां पढ़ाई करती हैं, साइकिल चलाती हैं, व्यायाम करती हैं, है ना, थोड़ा कराटा वगैरह सब सीखती हैं। तो इस वजह से इनका जो हाइमन झिल्ली होता है वह समाप्त हो जाता है। यह कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं जरा सा वेजाइनल के बारे में। वेजाइनल बोले तो ये तो बाहरी भाग आप लोगों ने पढ़ लिया। ये क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? बाहरी भाग को पढ़ लिया। अब जरा सा इसके आंतरिक भाग पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब जरा सा हम चर्चा कर देते हैं इसके आंतरिक भाग पर। अब यहां से समझिएगा थोड़ी सी बात को। मादा जनन तंत्र में आप देख सकते हैं कि इस तरह का फिगर जो बाहर से अब अंदर की ओर जैसे ही आइएगा तो यह जो प्रक्रिया कहलाएगी यह वेजाइनल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वेजाइनल। वेजाइनल में क्या होता है कि यह ट्यूब की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ट्यूब की तरह दिखाई देता है। यह एक ऐसी संरचना है जिसमें, है ना, वाल्वा से लेकर के यहां सर्विक्स तक का एक द्वार होता है जो करीब करीब 7 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर का होता है। कितना सेंटीमीटर का होता है? 7 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर। यानी कि आप कह सकते हैं कि वेजाइना का आंतरिक जो दीवार होता है, वेजाइना का जो आंतरिक दीवार होता है वह 7 सेंटीमीटर से लेकर के 9 सेंटीमीटर तक की उसकी दूरी होती है। अब ध्यान से समझिएगा, वेजाइना जो होता है वह 3 मुख्य परतों से घिरा हुआ रहता है। इसके अंदर में भी कितने परत होते हैं? 3 परत। कितने परत होते हैं? 3 परत। एक होता है इनियर माने इनर लेयर, अंदर का लेयर एकदम सबसे। अब फिर उसके बाद होता है कनेक्टिव लेयर। कौन सा लेयर होता है? कनेक्टिव लेयर। और उसके बाद होता है मसल लेयर। तो इसमें जो सबसे बाहरी है वह मसल लेयर है ना, जो एंटीबैक्टीरिया से बना हुआ है। समझे कि नहीं? दूसरा जो चीज है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद वाला जो भाग है वह जो है कनेक्टिव है, कनेक्टिव लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें वह बना हुआ किससे? मस्क्यूलरिस से बना हुआ है। और उसका जो सबसे आंतरिक दीवार है, अंदर का दीवार है, वह जो है इनियर लेयर है, जिसको हम लोग माने क्या कह सकते हैं? म्यूकोसा। क्या बोल सकते हैं उसको? म्यूकोसा। तो यानी कि सबसे इनर लेयर को बोलेंगे म्यूकोसा। उसके बीच का जो लेयर है जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, मस्क्यूलरिस। और सबसे जो बाहरी आंतरिक दीवार है इसका, उसको हम लोग बोलेंगे मसल्स लेयर, यानी कि एंटीबैक्टीरिया। हो गया? और यह आप लोग इस बात को समझिएगा कि वेजाइना जो होते हैं, वेजाइना जो होते हैं
यानी कि वेजाइना जो पेनिस को अंदर तक ले जाते हैं, तो वो जो होते हैं उसमें एक जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। ये अच्छा जीवाणु है। ये कैसा जीवाणु है? अच्छा जीवाणु है। ये यहां पर आप देखिएगा, इनमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु में, यानी कि इस योनि में आपका जो योनि होता है वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। किस गुण को प्रदर्शित करता है? अम्लीय गुण को। यह हम नर जनन में भी पढ़ाए थे कि जो आपका शुक्राणु बनता है वह क्षारीय होता है, और वह क्षार उसको कौन देता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वह क्षार का निर्माण करता है सेलेनियर ग्रंथि, जो नर में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, है ना। और उसमें से प्रोस्टेट ग्रंथि में से क्या निकलता है? आपको पढ़ाए थे, है ना, क्या चीज? फ्रक्टोज निकलता है जो गति प्रदान करता है। तो वहां से जो बीर्ज बन करके आता है वह क्षारीय गुण लिए हुए रहता है, जबकि एक योनि होता है उसमें जो गुण पाया जाता है वह कैसा गुण पाया जाता है? अम्लीय, जिसकी वजह से अम्ल और क्षार आपस में प्रक्रिया करके, है ना, बच्चे की उत्पत्ति करता है। अगर यह अम्लीय नहीं होता तो बच्चे का जन्म नहीं होता, क्योंकि क्षार क्षार के साथ संयोग नहीं करता, अम्ल अम्ल के साथ संयोग नहीं कर पाता। इसी में स्थिति क्या होता कि अम्ल जब क्षार से संयोग करेगा तब उदासीन हो जाएगा, है ना, यानी कि उसमें आपके शुक्राणु जीवित हो जाएंगे, और जैसे ही शुक्राणु जीवित रहेंगे तो तभी वह अंडाणु के साथ क्या करेंगे? संपर्क करेंगे। तो इसलिए आप देखिएगा वेजाइना के अंदर में जो गुण पाया जाता है वह अम्लीय गुण होता है। किसकी वजह से? तो वहां पर बहुत अच्छे जीवाणु लैक्टोबैसिलस होते हैं, जो दूध से दही का निर्माण करने वाले जो जीवाणु होते हैं वही जीवाणु यहां पे पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? वही जीवाणु यहां पर भी पाए जाते हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है? 3.8 से लेकर के 4.5 होता है। इसका पीएच कितना होता है? 3.8 से 4.5। तो सर इसका मतलब क्या हो गया? 3.8 से 4.5 का मतलब क्या हो गया? कि वैसे पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से कम होगा अम्ल कहलाएगा, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वह क्षार कहलाएगा। तो इसका 3.8 से 4.5 है, तो 7 से कम है ना, तो इसलिए यह कौन से गुण को प्रदर्शित करेगा? अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा। यहां तक की बात सबको कंप्लीट हो गई? चलिए, अब जब यहां तक की बात आप लोगों को कंप्लीट हो गई तो आपने देखा कि इसके बाहरी भाग को हम लोगों ने क्या कहा? वेजाइना। क्या कहा हम लोग? वेजाइना, जो क्या करता है? पेनिस के लिए रास्ता प्रदान करता है। इसका बाहरी भाग जो है वेजाइना है, जो पेनिस के लिए क्या किया? रास्ता प्रदान किया। उसके बाद आप देखते होंगे कि गर्भाशय यहां है और इसका द्वार यहां है। गर्भाशय ये है, पूरा देख रहे हैं, गर्भाशय है, और इसका द्वार देख रहे हैं यहां है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीवा या सर्विक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीवा या सर्विक्स। और इसके बाद देखिएगा शुरू हो जाएगा आपका गर्भाशय, है ना। क्या शुरू होगा? गर्भाशय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूटरस। और इसमें क्या होता है? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय किसे कहते हैं? जब बच्चा गर्भ में रहता है, याद रखिएगा, जब जब बच्चा गर्भ में रहेगा तो गर्भ में पलने वाले बच्चे को एम्ब्रॉय कहा जाता है। उसको आप बच्चा नहीं कह सकते हैं, उसको आप शिशु नहीं कह सकते हैं। उसको आप जब भी कहिएगा तो अंग्रेजी में एम्ब्रॉय कहिएगा और हिंदी में भ्रूण कहिएगा। सर कब तक भ्रूण कहेंगे? जब तक कि वह भ्रूण बच्चा बन के बाहर न निकल जाए। यानी कि जैसे ही वह गर्भाशय में है तो उसको भ्रूण कहेंगे, एम्ब्रॉय कहेंगे। बात को एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बढ़िया से समझ लीजिए। अगर वह बच्चा, जैसे अभी डॉक्टर के पास गए, सर कब तक मैंने ये बच्चा होगा? तो बोलता है 1 घंटा भी रुकिए। बोलता है ना कभी कभी डॉक्टर 1 घंटा, अभी भी वह क्या है? भ्रूण है। अभी भी वह क्या है? भ्रूण है। अभी भी वह क्या है? एम्ब्रॉय है। लेकिन जैसे ही बाहर बच्चा हो गया तो अब वह एम्ब्रॉय नहीं रह गया, अब वह शिशु बन गया। अब वह क्या बन गया? शिशु। यानी कि गर्भ में शुरू से अंतिम तक, यानी कि अंडाशय से शुक्राणु, माने अंडा से शुक्राणु जब मिलता है और उस समय जब निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, और वह बिंदु, वह एक छोटा सा चीज अगर गर्भाशय में आ गया तो भ्रूण हो गया। वह क्या हो गया? भ्रूण हो गया। और जब तक वो रहेगा 9 महीने या 9 महीने 9 दिन तक रहेगा, भ्रूण ही कहलाएगा, तब तक जब तक कि वह बाहर न निकल जाए। हो गया? तो इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया। जिस प्रकार से
हम लोगों के वृषण 2, नर में वृषण कितने? 2। उसी प्रकार से बाबू आप देखिए, ये महिलाओं का जिस तरह से नर में वृषण है, उसी तरह से महिलाओं में ये जो चीज आप देख रहे हैं, जहां पे अंडा अंडा टाइप का दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय। अंडाशय मीन्स होता है ओवरी। अंडाशय ही हिंदी नाम है, अंग्रेजी नाम इसको क्या बोलेंगे? ओवरी। क्या बोलेंगे इसको? ओवरी बोलेंगे। याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाएगा? ओवरी। OVERY, ओवरी। ओवरी मीन्स अंडाशय। उस अंडाशय में क्या बनेगा? अंडा। उस अंडाशय में क्या बनेगा? अंडा। समझ में आ रही है बात? यहां पर आप जो देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? देखिए यहां पे लिखा हुआ है अंडाशय, इसी को अंग्रेजी में हम लिख देते हैं ओवरी। क्या कहेंगे इसको? ओवरी। और ये दोनों साइड में आप देखिएगा, ये दोनों साइड में रहता है। किधर रहता है? दोनों साइड में। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, गर्भाशय से आप जैसे ही आए, द्वार में आए, तो जो पेनिस होता है, स्पर्म जो लेकर के आता है, वह गर्भाशय के सर्विक्स माने अंडोत्सर्ग, माने अहिजे अंडा के उझल के चले जाइए। माने अंडोत्सर्ग का मतलब क्या है? अहिजे पर या स्पर्म को कर लीजिए। वह स्पर्म काहे के लिए आया है? तो वह स्पर्म अंडा की तलाश में आया है। समझे कि नहीं? तो ये ग्रीवा तक आएगा, 7 से 9 सेंटीमीटर की लंबाई तक आएगा, और वहां से जैसे ही स्पर्म यहां तक आएगा, तो यहां से स्पर्म अपना ये खोजेगा अंडा को। लेकिन इससे पहले की बात कुछ समझ लीजिए। अभी हम लोग चूंकि जनन तंत्र का अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अंग के बारे में। तो अब सबसे पहले आप लोगों को वेजाइना समझ में आ गया? पूरा वेजाइना समझ में आ गया? वेजाइना के अंदर में जैसे ही घुसे, हाइमन झिल्ली आपको समझ में आ गया। हाइमन झिल्ली के बाद जैसी हो गया तो आपका ग्रीवा समझ में आ गया, सर्विक्स समझ में आ गया, और उसके बाद जैसी गर्भाशय आया तो इसको समझ में आ गया, और गर्भाशय के बाद आपने समझ लिया इस ओवरी को। लेकिन क्या यह ओवरी यहां पर आकर के ऐसे रुका हुआ है? कि आप देखिएगा, यहां पर एक नली टाइप का आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। एक यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? नली। नली दिखाई दे रहा है ना? इस नली को अंग्रेजी में आप कह सकते हैं अंडवाहिनी नलिका। माने अंडवाहिनी, अंडा के जाने का रास्ता, अंडा के लिए जाने का रास्ता, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंडवाहिनी। आ गया समझ में? जैसे शुक्राणु जिस रास्ते से जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिनी। अंग्रेजी में उसी को हम लोगों ने क्या कहा था? वैस डिफरेंस। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं से? ठीक उसी प्रकार से अंडा जब यहां उत्पन्न होगा तो यह अंडा ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, या इधर से ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, तो यह अंडे का जाने का रास्ता है, अंडवाहिनी है। इसी को बोलते हैं डिंब वाहिनी। इसी को क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी नलिका, अंडवाहिनी नलिका। अंग्रेजी में बात करेंगे तो इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसी को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। आ गया समझ में? यहां तक की बात समझ में आ गई? वहां पर होता क्या है से समझ लीजिए बात को। यहां पर जब अंडा बन करके तैयार है तो यह अंडा आकर के यहां पे आ जाएगा, इस अपने फोर्स की गति से यहां पर आ जाएगा अंडा, और वहीं पे रुक जाएगा। क्योंकि उनमें अंडा में गति पाई नहीं जाती है, अंडे में गति नहीं पाई जाती है। अंडे में गति नहीं पाई जाती है तो वह इंतजार करती है किसका? शुक्राणु का। किसका इंतजार करती है? शुक्राणु का। लेकिन यह अंडा जो आप देख रहे हैं, यह हम लोगों में वृषण जो होता है नर में, वह दोनों का दोनों काम करता है एक बार में। लेकिन यहां पर जो अंडा बनने का काम है अंडाशय में, वह एक बार में दोनों साइड में नहीं बनता है। बात समझ में आ गई? अगर इधर अंडा बनेगा तो इधर वाला से कोई मतलब नहीं है, अगर इधर में अंडा बनेगा तो इधर वाले से कोई मतलब नहीं है। यानी कि ओवरी जो है कोई एक ही काम एक बार में करेगी, या तो इधर का या तो इधर का। क्लियर हो रहे हैं? कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? चलिए, तो अब जैसे ही अंडा यहां पर बनेगा, वह अंडा निकल करके कहां आ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। कहां आ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। सपोज दैट यहां से अंडा यहां से बाहर निकला और यहां पर आ गया, तो अंडा अब यहां से ज्यादा गति प्रदान नहीं कर सकता है, ज्यादा गति नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया? चल रहा है वीडियो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
यहां पर अंडा आकर के इंतजार करेगा किसका? शुक्राणु का। किसका इंतजार करेगा? शुक्राणु का। अगर इसको शुक्राणु यहां से मिल गया तब तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई। अगर नहीं मिला तो 1 से 2 दिन के बाद यह फिर नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नष्ट हो जाएगा। समझ में आ गई? तो अभी हम लोगों को, चूंकि हम लोग बच्चा बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह शुक्राणु से क्या करेगा? निषेचित हो जाएगा। यहां पर जैसे ही आप 7 ml स्पर्म को छोड़ते हैं, कितना ml स्पर्म? 7 ml मोटा मोटी मान के चलिए कि स्पर्म आता है, जिसमें 10 लाख के आसपास में, 10 से 15 लाख के आसपास में शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणुओं की संख्या अनंत होती है और इसको चाहिए कोई 1 स्पर्म चाहिए। इसको कितना स्पर्म चाहिए? 1। यह स्पर्म जो है से सीधा सीधी आगे अपनी प्रतियोगिता में शामिल हो जाता है, आगे बढ़ता है, इस रास्ते से निकलता है और जाता है। अगर यहां पर निषेचित हो गया, अंडा जाकर के शुक्राणु से निषेचित हो गया, तो निषेचन की प्रक्रिया को आप देखिए बढ़िया से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यह प्रक्रिया गर्भाशय में होगी? नहीं। यह प्रक्रिया ओवरी में होगी? नहीं। यह प्रक्रिया इधर किसी भाग में होगी? नहीं। यह प्रक्रिया हो रही है डिंब वाहिनी में, रस्तिये में मुलाकात हो जा रही है। कौन रास्ता में? तो डिंब वाहिनी में, अंड वाहिनी में, फेलोपियन ट्यूब में। कुछ भी नाम आप बता सकते हैं, 3 नाम में से कोई एक नाम भी बोलिएगा तो एक ही चीज है। वह अंडा और यहां पर शुक्राणुओं का मिलन जिस जगह पर होता है, वह जगह फेलोपियन ट्यूब है। कौन सा ट्यूब है? फेलोपियन ट्यूब। तो आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया बोलिएगा अंड वाहिनी में होती है या डिंब वाहिनी में होती है। इंग्लिश में है तो बोलिएगा कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है से वह फेलोपियन ट्यूब में होती है। क्लियर हो गया? कहां होती है? फेलोपियन ट्यूब में। हो गया? यानी कि निषेचन की प्रक्रिया में अंडाणु को शुक्राणु चाहिए। जैसे ही अंडाणु शुक्राणु से निषेचित होगा तो आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन की प्रक्रिया हो गया। और निषेचन की प्रक्रिया के बाद ये आ जाते हैं कहां? गर्भ में। कहां आ जाएंगे? गर्भ में। अब ये कहां आ जाएंगे? गर्भ में। अब यहां पे जैसे ही गर्भ में आएंगे तो आपका इसके बाद की सारी प्रक्रिया रुक जाएगी, यानी कि अब अंडे का निर्माण बंद हो जाएगा। अब जो है इसको गलने का और बनने का सब समाप्त हो गया। अब चूंकि निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो गई जी, निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और निषेचन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो यह निषेचित अंडा, अब इसको बोलेंगे कैसा अंडा? निषेचित अंडा कहां आ जाएगा? गर्भाशय में। कहां आ जाएगा? गर्भाशय में। और अब गर्भाशय में जो ये बिंदु हम दिखाई दे रहा है, यह बन गया एम्ब्रॉय। क्या हो गया? एम्ब्रॉय। इसी को बोलते हैं हिंदी में भ्रूण। और बच्चे का विकास धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। जब 9 महीने हो जाएगा, जब उसके सारे अंग बन करके तैयार हो जाएंगे, बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। अब इससे पहले की जो एमसी की प्रक्रिया थी वो बंद हो गई, है ना। नए अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या हो गई? अब बंद हो गई। क्लियर हो गया? यहां तक की बात आप लोग समझ लिए। आपने क्या देखा? अंडाणु और क्या देखा? शुक्राणु। ये दोनों आपस में क्या हो गए? निषेचन प्रक्रिया कर लिए, निषेचित हो गए, निषेचित हो गए। कहां हुए? तो फेलोपियन ट्यूब में। कहां हो गए? फेलोपियन ट्यूब में। और गर्भाशय की दीवार में आकर के क्या हो गया? मैंने वहां पर बना लिया, गर्भाशय में आ गए। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर कुछ बातों को समझ लीजिए। अब यहां पर कुछ बातों को समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी आप सुनते होंगे, कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, ऑपरेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऑपरेशन कर दीजिए। तो उसमें डॉक्टर साहब क्या करते हैं? अगर नारी का, अगर हम लोग माने, है ना, स्त्री का अगर हम लोग बच्चा बंद करवाना होता है
तो हम लोग दो काम करते हैं, या तो उसका नलबंदी कर देते हैं। नलबंदी का मतलब क्या हो गया कि जो फेलोपियन ट्यूब है, ट्यूब बने नली, ट्यूब बने क्या चीज, नली, और ट्यूब है तो नली होगा उसमें, बात समझ आ रही है ना। तो जब नलबंदी करते हैं तो नलबंदी करने की प्रक्रिया में इस ट्यूब को क्या, या तो यहां से कट आउट कर दीजिए या बांध दीजिए, यहां पे कट आउट कर दीजिए या क्या कर दीजिए, बांध दीजिए। अंडा तो निकलेगा, लेकिन जब यहां से रास्ता रुक गया तो शुक्राणु यहीं पर आकर के क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, समझे कि नहीं। वो अंडाणु से मिलेंगे ही नहीं, और जब मिलेंगे ही नहीं तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो यह जब आप नली को बंद कर देंगे, ट्यूब को आप काट देंगे, तो काटने की क्रिया को कहते हैं कटौनी। बात समझिएगा, काटने की क्रिया को क्या कहेंगे, कटौनी। तो जब ट्यूब को काट रहे हैं तो इसका नाम होता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं इसको, ट्यूबेक्टोमी। आ गया समझ में? यस सर। तो महिलाओं में जो नली को बंद कर दिया जाता है बच्चे पर नियंत्रण करने के लिए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी। बात समझ में आ गई? या कभी कभी आप सुनते होंगे देहाती भाषा में, देहातों में बहुते सुनने के लिए मिलता है कि डॉक्टर साहब हमको बचदानी हटा दीजिए। अरे भैया, बचदानी कहते हैं गर्भाशय को। बचदानी किसको कहते हैं, गर्भाशय को। सर इसी को हटा दीजिए। तो देखिए, गर्भाशय सिर्फ अकेले नहीं हटेगा, गर्भाशय से जुड़ा हुआ है फैलोपियन ट्यूब, अब फैलोपियन ट्यूब से देखिए जुड़ा हुआ है आपका ओवरी, सब जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो मशीन है बच्चा पैदा करने वाला, ये जो पूरा मशीन है, ये डॉक्टर साहब इसको क्या करेंगे, अगर सिर्फ इसको बंद करना है तो इसको बंद कर दिए तो ट्यूबेक्टोमी कहेंगे, समझ में आई है बात ना। लेकिन जब पूरा इसको हटा देंगे, पूरा बचदानी सहित इस सब मशीनों को निकाल करके बाहर निकाल देंगे, अचरा कचरा का जितना नरक है सबको बाहर निकाल दिए, समझे कि नहीं। तब इस प्रक्रिया को क्या हम लोग कहते हैं, इस प्रक्रिया को हिस्टेरोक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टेरोक्टोमी कहते हैं। समझ में आ गई बात? जिसमें ये सब सारे अंग बाहर चले जाते हैं। तो महिलाओं में दो चीज हो सकते हैं, या तो ट्यूबेक्टोमी और नहीं तो हिस्टेरोक्टोमी। क्लियर हो गया? हिस्टेरोक्टोमी से भी आप इसको सब समाप्त कर सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? आप चाहते हैं कि हम अपने वाइफ का या अपने परिवार का ऑपरेशन नहीं करवाए और बच्चा भी नहीं हो, तो इसके लिए एक और प्रक्रिया है। नर भी, यानी कि हम लोग भी, पुरुष भी नसबंदी करा सकता है। वो क्या करेगा, जहां से शुक्राणु निकल रहा है तो शुक्रवाहिनी से निकल रहा है, यानी कि वैस डिफरेंस से जा रहा है। तो वैस डिफरेंस क्या है, एक नस के समान नली है, पतली नली है जिसमें से शुक्राणु पार होते हैं। अगर उसको काट दिया जाए, अगर उसी को काट दिया जाए, तो वैस डिफरेंस को जब आप काट दीजिएगा और बांध दीजिएगा तो उसको बोलते हैं वैस्कोटोमी। वैस्कोटोमी को हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, नसबंदी। क्या बोलते हैं, नसबंदी। तो आप जब नसबंदी करा लीजिएगा तो भैया बच्चा तो आप ही से पैदा होगा, है कि नहीं। अब जो है बीच में वो मोहल्ला वाला से है तब तो बाकी तो भाई बात गड़बड़ है, आप समझ ही रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो आपसे वास्तव में है, पतिव्रता है वो, तो भैया आप ही अपना पोषण करवा लीजिएगा, तभी बच्चा नहीं होगा, है कि नहीं। या नारियों में आप नलबंदी करा लीजिए, यानी कि फैलोपियन ट्यूब हटा दीजिए, या पूरा सिस्टम में हटा दीजिए, पूरा सिस्टम में हटा दीजिए, एक पूरी बचदानी दानी सब खत्म, अब कहीं कुछ झमेले नहीं है ना, कोई रोगे दुख नहीं है, अब सब है नहीं है, मटेरियल मशीनें नहीं है तो बिगड़ेगा कौन। बात समझ में आ रही है ना, मशीन रहेगा तब ना बिगड़ेगा, मशीनें खत्म करवा दीजिए, हिस्टेरोक्टोमी उसको बोलते हैं हम लोग। आ गया समझ में? तो आप इस माध्यम से, आप यहां पर हैं और ना धीरे बोल रहे थे तो हम समझ में डाउट में आ गए। तो ये प्रक्रिया तक आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, अगर बच्चा यहां है तो बच्चा को भोजन चाहिए, तो बच्चा को भोजन कैसे मिलेगा, गर्भनाल से। कैसे मिलेगा, गर्भनाल से। गर्भनाल
जब बचवा जन्म लेता है तो देखते हैं उसका एगो नाड़ी में है, यहाँ पे नाभि में एगो नस निकलल रहता है। समझे, जो महिलाओं से क्या रहता है, अंग से जुड़ा हुआ रहता है, नाभि से। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भ नाल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो उस बचवा को, जो इसमें बचवा कियाएगा, उसको भोजन कहां से मिलेगा? वही बचवा अंदर एम्ब्रोइया जिंदा रहेगा ना जी, एम्ब्रोय बड़ा होगा ना, बोलिए। तो एम्ब्रोय जैसे ही बड़ा होगा, मुन्ना या मुनिया होगी, तो मुनवा मुनिया क्या करेगी, ऐसे ही ना टांग पसार के रहेगी जी, परल देख रहे हैं। तो इसको भोजन चाहिए, तो यहाँ नभिया में से जुड़ा हुआ रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, गर्भ नाल। क्या कहते हैं इसको, गर्भ नाल। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से उसको भोजन मिलता है। शरीर को प्लेसेंटा क्या करता है, शरीर भ्रूण के शरीर के अंग के निर्माण में भी वो मदद करता है। प्लेसेंटा भ्रूण के शरीर के अंग का निर्माण करने में भी प्लेसेंटा का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई? आ गया समझ में? चलिए, यहां तक की बात अगर आप समझ लिए तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं। मैंने एक एक बात समझते चलिए कि आपको परेशानी नहीं हो। अब इससे पहले अब हम एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। तो निषेचन की प्रक्रिया कहां होगी, फैलोपियन ट्यूब में होगी, है कि नहीं? अंडा कहां बनेगा, अंडाशय में। कहां बनेगा, अंडाशय में। यानी कि अंडाशय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओवरी में बनेगा, है कि नहीं? अब देख लीजिए, यहां पर दो तीन बातें भी और सीखना है ताकि आपका कंप्लीट हो जाए सारा चीज। सबसे पहले देख लीजिए, एक अवस्था है जिसका नाम है प्यूबर्टी। क्या उसको बोलते हैं, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स क्या होता है, किशोरा अवस्था। क्या उसको बोलते हैं, किशोरा अवस्था। प्यूबर्टी मीन्स क्या बोलते हैं उसको, किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था बोले तो नारी में भी, पुरुष में भी, मादा में भी, नर में भी। लगा दीजिए, नर में भी, मादा में भी क्या चीज, प्यूबर्टी है। अब यहां पर दो तीन बातों को समझ लीजिए। दो तीन बातें कैसे समझेंगे वो आप ध्यान से समझिए। देखिए, देखिए ध्यान से। अब जरा सा प्यूबर्टी समझ लीजिए, किशोरा अवस्था। प्यूबर्टी, किशोरावस्था। तो इसमें तो दोनों आ जाएंगे, लड़का लड़की। लड़का लड़की, लड़का बोले तो नर, लड़की बोली तो मादा। तो समझ लीजिए, प्यूबर्टी की अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जब बच्चों में शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। शुक्राणु बनना शुरू, शुक्राणु बनना शुरू हो जाए। शुक्राणु बनने की अवस्था क्या हो सकती है बच्चों में, 14 से 16 वर्ष। 14 से 16 वर्ष, एक मोटा मोटी है, 13-15 भी रहेगा तो घबराने की बात नहीं है, है ना। ये बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, समझे कि नहीं। जैसे ही शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं, किशोरावस्था। वहीं अगर लड़की की बात करें तो अंडाणु का बनना, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू हो जाना, है ना, मासिक चक्र का शुरू हो जाना, क्या कहलाता है, किशोरा अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाती है, किशोरा अवस्था। यानी कि क्या इसमें लिखेंगे, अंडाणु बनना, अंडाणु बनना। और यह अवस्था जो हो सकती है लड़कियों में 12 से 14 वर्ष में, किसी किसी का 12 वर्ष में, किसी किसी का 13 वर्ष में, किसी किसी का 14 वर्ष में हो सकता है। घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। एक ध्यान से समझिएगा, लड़कियों में एक लिमिट, सीमा होती है माने मेंस्ट्रुअल साइकिल होने की, यानी कि अंडाणु बनाने की। वह उम्र होती है लगभग 45 से 50 वर्ष तक। इसके बाद यह स्वतः बंद हो जाती है, यानी कि फिर वह लेडीज मां नहीं बन सकती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया नहीं होगी।
तो माँ बनने की क्षमता आप खो दीजिएगा। ये उम्र है 45 से 50। वहीं पे शुक्राणु के बनने की जो उम्र दी जाती है लड़कों में, वह बताई जाती है कि 55 से 60 बरस। कितना बरस? 55 से 60 बरस। ऐसे ही सब लड़का तो बैताल है, 80 बरस तक शुक्राणु बनित रहता है, समझेगी नहीं? तो लेकिन जो भाई लिखा हुआ है उस चीज को बताना है। लगभग कितना से? 55 से 60 बरस तक, है ना? ये बन सकता है, यानी कि आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये तो और ज्यादा तक खाई पीले रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन लड़कियों में फिक्स है कि 45 आते आते 50 जाते जाते आते आते आपका जो है से मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया स्वतः बंद हो जाएगी। समझे कि नहीं? अब आप मां नहीं बन सकते हैं। यहां पे सर एक बात समझना है मासिक चक्र के बारे में। किस चक्र के बारे में? मासिक चक्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। शॉर्ट में बोले तो आप बोलते हैं एमसी। ये लजाने का सब्जेक्ट नहीं है, यह जानने का सब्जेक्ट है। आप अपनी बुद्धि की क्षीणता की वजह से लजाते हैं, नहीं, यह जानने का विषय है। अगर आप बढ़िया से नहीं जानिएगा तब आपको बहुत सारी बीमारियों से सामना करना पड़ेगा। इसलिए खुल करके पढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां यहां पर बैठे हुए हैं, जैसे हैं कि नहीं? जरा सब बता दीजिए हमको। आप सुनाई दे रहा होगा, बैठे हुए हैं, लेकिन सारा का सारा बच्चा, सारा का सारा लड़का लड़की एकदम सीरियस मूड में पढ़ रहे हैं। क्या है? आप बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? यह दो चीजों से गड़बड़ा सकता है। अगर टीचर को नहीं बुझाएगा तब गड़बड़ सड़बड़ करने लगेगा, बच्चे को समझ में नहीं आएगा तब गड़बड़ सड़बड़ होगा। ये बहुत पावरफुल माइंड की जरूरत है कि ताकि इसको समझ पाए। लेकिन भले हम इसको इतना आसान बनाते रहे कि आप लोगों को बच्चा बच्चा की तरफ पढ़ा दे रहे हैं। समझ आ रही है ना? तो ये समझ लीजिए मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में होता है। 12 से 14 वर्ष की लड़की होगी, किशोरावस्था में आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल बनेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत अच्छा चीज है। अगर किसी प्रॉब्लम क्रिएट कब होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़की को शुरू नहीं हो। अगर वह 16 साल की हो गई, 17 साल की हो गई, 18 साल की हो गई और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है, यह चिंता का विषय है। लेकिन शुरू हो चुका है, यह खुशी का प्रतीक है। समझे कि नहीं? और पहली बार याद रखिएगा, पहली बार किसी लड़की को, है ना, किसी बहन को, किसी बेटी को अगर एमसी हुआ, पहली बार मैं बार बार बोल रहा हूं, पहली बार किसी को एमसी होगा तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे रज्जो दर्शन। आता है क्वेश्चन, क्या बोलेंगे इसको? रज्जो दर्शन। यह कितने दिन तक रहता है? 28 दिन तक। मैंने 28 दिन में फिर से होने लगेगा। 28 दिन तक, प्रत्येक 28 दिन पर यह क्रिया चलती रहती है। प्रत्येक 28 दिन पर यह क्रिया क्या होती रहती है? चलती रहती है। नहीं चलेगा तब फिर घबराने की जरूरत है। अगर नहीं चलेगा तो फिर आप मां बनने की क्षमता को खो दीजिएगा। इसका होना बहुत जरूरी है। हर 28 दिन पर होगा। 1, 2 दिन, 4 दिन तक आगे पीछे हो सकता है, आगे भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। वह घबराने का विषय नहीं है। आगे समझ में? यह खान पान पर भी डिपेंड करता है, बताएंगे सारा चीज। तो ये 28 दिन का होता है। अब इसमें एक मैटर को समझिएगा, होता क्या है इस 28 दिन को समझिए। पहला जो 7 दिन होता है, पहला जो 7 दिन होगा, समझ में आ रही है बात? पहला जो 7 दिन होगा उस ओवरी में, है ना, ओवम बन रहे होते हैं। उस ओवरी में ओवम क्या होते हैं? बन रहे होते हैं। मींस बोले तो अंडाशय में अंडाणु जो है, अंडाशय में अंडाणु बन रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। माने प्रक्रिया शुरू होती है अंडा बनने की पहला 7 दिन में, पहला 7 दिन में। दूसरा 7 दिन, दूसरा जो 7 दिन होता है, दूसरे 7 दिन में अंडाणु का विकास होता है। जो अंडा बना था ना, वह अंडा का विकास होता है। अंडाणु का क्या होता है? विकास। अंडाणु डेवलप कर जाएगा। वो जो ओवम है वह क्या कर जाएगा? डेवलप कर जाएगा। समझ में आ रही है बात? वह ओवम क्या कर जाएगा? डेवलप कर जाएगा। समझे कि नहीं? कहां डेवलप करेगा? अंडाशय में ही, नहीं कि बाहर निकलेगा, अंडाशय में ही डेवलप कर जाएगा। वो माने बड़ा बड़ा हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। माने अंडाशय में अंडाणु बन रहे होते हैं। अंडाणु अगर बनने की प्रक्रिया में रहेगी तो क्या शुक्राणु को प्रवेश करा लेगी? नहीं प्रवेश कराएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे विषय में शुक्राणु बन रहे होते हैं,
इसीलिए वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो अधिवृषण में जाते हैं, अधिवृषण में जाने के बाद वो परिपक्व हो जाते हैं और वही शुक्राणु बच्चे जन्मने में मदद करते हैं। आगे समझ में? ठीक उसी प्रकार से पहला 7 दिन अंडाशय में अंडाणु क्या होता है, तैयार हो रहे होते हैं और फिर उसके दूसरे का 7 दिन में अंडाणु का विकास हो जाता है। टोटल कितना दिन हो गया? 14 दिन। 14 दिन में अंडा परिपक्व हो जाता है। क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। 14 दिन के बाद ध्यान से रखिएगा, 14 दिन बाद, 14 दिन के बाद क्या हो जाता है? अंडाणु से, मैंने अति अंडाणु से कहता है, अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल जाते हैं। अंडाशय से अंडाणु क्या हो जाते हैं? बाहर निकल कर अंडवाहिनी में, माने फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। समझ में आ गई बात? कहां जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में चला आएगा। कब? 14वां दिन। कब? 14वां दिन। ये अंडा जो होते हैं, ये जो अंडा होते हैं, ये जो अंडा होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये जो अंडा होते हैं जैसे ही यहां से निकल करके 14वां दिन आ गया, ध्यान से समझिएगा, यहां से कईवां दिन पर आ गया? 14वां दिन पर आ गया तो क्या हो जाएगा? वो इंतजार करेगा। वो क्या करेगा? इंतजार। आइए आपका इंतजार है। किसका? शुक्राणु का। किसका? शुक्राणु का। समझे कि नहीं? वो इंतजार करेगा। किसका? शुक्राणु के, है ना? वो इंतजार करते हुए गाना गाता है, आइए आपका इंतजार है। शुक्राणु नहीं आया, कहां से आएगा? ब्याह होगा तभी ना आएगा, है कि नहीं? तो वो कब होता है? सब प्रक्रिया लगेगी, शादी विवाह होगा तब होगा। तो उसमें फिर क्या होगा? शुक्राणु नहीं पहुंचा, शुक्राणु पहुंचा नहीं, 1-2 दिन इंतजार किया, शुक्राणु उसको नहीं मिला। शुक्राणु जब नहीं मिला तो बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, है ना? 1 से 2 दिन के बाद ये क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। शुक्राणु इंतजार करता है 1 से 2 दिन तक, नहीं मिला, बर्बाद हो गया। नहीं मिला, बर्बाद हो गया। अब बर्बाद हुआ तो खाली यही बर्बाद होगा? नहीं, ये तो अंडा बर्बाद हो ही किया। और धीरे 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 जितना अंडा है बर्बादी शुरू हो गई, खराब हो गया। खराब होते 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 7 दिन समाप्त हो जाता है। कितना दिन समाप्त हो जाता है? 7 दिन। तो 14 और 7 21 दिन। 21 दिन के बाद जो है ये पूरा सिस्टम जब खराब हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, तो बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? तो ठीक 7 दिन के बाद 28वां दिन आ जाता है। 28वां दिन जैसे ही होगा, फटाक से ये सब कचरा ब्लड के साथ शरीर से बाहर निकलता है। तो आपको लगता है कि हमारा एमसी की प्रक्रिया क्या हो गई? शुरू हो गई, है कि नहीं? फिर आप लोग जो है ना, न मंदिर में जाते हैं ना शुभ काम कर पाते हैं, क्योंकि उसमें सारा चीज बाहर निकल जाता है। इसलिए हम लोग लेके करने चलेंगे, छोड़ो मंदिर में पूजा बाद में करेंगे। आगे समझ में? और यह प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, हर 28 दिन पर होती है। जैसे ही यह समाप्त हो जाएगा, यानी कि फिर अंडा बनने की प्रक्रिया 7 दिन तक शुरू हो जाएगी। समझे कि यह रुकता नहीं है, यह चक्र चलते रहता है ना? इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? मासिक चक्र। यानी कि अगर हम सेफ्टी की बात करें, है ना, संभोग में अगर सेफ्टी की बात करें और अगर बायोलॉजी पढ़े हैं और खास करके हमसे पढ़े हैं तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। आप पता लगाइए कि भैया तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया कब हुई है, तो बस कल करे तो नहाए धोए, मतलब अभी अंडाणु बन रहा होगा। और अगर हम किसी के साथ संभोग की प्रक्रिया करेंगे, उस वक्त अगर स्पर्म रहेगा भी इसमें, तो जब भैया अंडाणु नहीं अभी निर्माण हुआ है, तो अगला पहले का 7 दिन में बच्चा की उत्पत्ति होगी, दूसरा का 7 दिन में बच्चे की उत्पत्ति होगी? नहीं होगी। अभी तो अंडे नहीं बाहर निकला है, तो होगा कैसे? जब तक कि अंडा फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा तब तक निषेचन की प्रक्रिया भैया मोरे नहीं होगा। तो खतरनाक स्टेज 14वां दिन, 5वां दिन, 14 दिन। कब तक खतरनाक? तो 14 से 1 हफ्ता, यानी कि 21 दिन। 14 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये खतरनाक। समझे कि नहीं?
अगर उसमें जब अंडा यहां पर आकर के इंतजार कर रहा है और अगर किसी के गलती से भी स्पर्म यहां पे आ गया तो वह बच्चा का निषेचन कर देगा। मैंने निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, बच्चे का निर्माण शुरू हो जाएगा, भ्रूण बनना शुरू हो जाएगा, समझेगी नहीं। लेकिन अगर उस बीच ये 7 दिन निषेचन नहीं हुआ तो गलेगा ना। अगर इसको शुक्राणु नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। अब गल जाएगा तो सीधे कहां आ जाएगा, इसको भी खत्म कर देगा। अब तो ये नष्ट होने वाला हो गया, और नष्ट होने की स्थिति में भी बच्चा की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी कि बच्चे की उत्पत्ति के लिए मात्र आपके पास समय है कितना दिन, 7 दिन। मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14वां दिन से शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आप सुरक्षित हैं अगर इतना बात जान गए हैं तो, समझे कि नहीं? अगर इतना बात जान गए हैं तो आप सुरक्षित है, नहीं तो फंसिएगा। फिर मत बोलिएगा कि हम आपको नहीं सिखाए थे, समझे कि नहीं? फिर मार लाठी के चूर देगा लिखिया वाला सब। समझ में आ गई बात? यहां तक में कहीं से किसी को दिक्कत, जोर से बोलिए, किसी को दिक्कत? अब देखिए कुछ बातों को और समझ लीजिए। अब यहां पे कुछ बातों को समझ लेते हैं। बातें आपको समझ में आ रही है सब कुछ? तो यहां तक आप लोग सेफ्टी के बारे में समझ लीजिए। अब अगला टॉपिक समझ लेते हैं जरा सा। बाबू, सबसे पहला चीज देखिए एक चीज और समझिएगा इसमें कि महिलाओं के या नर के, हम दोनों की बात कर रहे हैं। आपको हम उसमें पढ़ाए थे कि कुछ हार्मोन बाहर निकलते हैं नर वाला में, नर जनन तंत्र जब पढ़ाए थे तो, जिसमें हम आपको बताया था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो नर से बाहर निकलता है, और एंड्रोजन हार्मोन जो नर से बाहर निकलता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? सही सही बोलिएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से क्या निकलता है ना, शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है। सब पढ़ा दिए थे शायद, है कि नहीं? दाढ़ी मूंछ सब आना शुरू हो जाता है ना। और अब देख लीजिए महिलाओं से, यानी कि मादा से हार्मोन, अब मादा में हार्मोन किसमें पढ़िएगा? मादा में। मादा से निकलने वाले जो हार्मोन हैं, मादा से निकलने वाले हार्मोन कैगो, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, समझ में आ गई बात? एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा हार्मोन का नाम बताइए जल्दी से, प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है इसका? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तीसरा हार्मोन है रिलैक्सेशन हार्मोन, रिलैक्सेशन हार्मोन। और चौथा जो हार्मोन है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन, ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। देखिए बहुत ज्यादा डीपली नहीं, बहुत सिंपल ढंग से सीख जाइए। ये सब बहुत जल्दी से सीख जाना है आपको, समझे कि नहीं? एक चीज और बताइए, शुक्राणु का जीवन काल 10 से 20 मिनट। शुक्राणु का जीवन काल 10 से 20 मिनट। वहीं अंडाणु का जीवन काल 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन, है कि नहीं? यही है बस, उससे ज्यादा है नहीं। उसके बाद तो गलना शुरू हो जाएगा, फिर अंदर जाएगा, उसमें से सब खत्म होगा, खत्म कहानी हो गया। समझ में आ गई कि नहीं बात है? तो ये आपका जीवन काल के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, जीवन काल के बारे में भी आप लोगों ने सुन लिया। और एक चीज और बहुत ध्यान से समझिएगा, बच्चे की उत्पत्ति होने के लिए आपका स्पर्म, नर में स्पर्म कितनी मात्रा में होनी चाहिए? कम से कम 7 ml। कितना होना चाहिए? 7 ml। कितना होना चाहिए? 7 ml। कम मात्रा में रहेगा प्रतियोगिता में हार जाएगा, ठीक है ना? प्रतियोगिता में क्या हो जाएगा? हार जाएगा। होता यूं है मेरे भाई, देखिए ध्यान से, ध्यान से समझिएगा। यही है आपका अंडाशय, समझ में आ रही बात है? और एक चीज और यहां से ध्यान से समझिएगा, चाहे इससे वो फिगर से यहां से ले लेते हैं, पहले इसको पहले खत्म कर देते हैं। रुक जाइए, पहले इसको हमको बता करके खत्म करने दीजिए तो हम उसको समझा देते हैं। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा हार्मोन है? अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन रहेगा, याद रखिएगा, अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होगा तो महिलाओं में शरीर का बदलाव होगा। महिलाओं के शरीर में क्या होगा? बदलाव। स्तन में उभार आएगा, कांख के बाल आने लगेंगे, है ना, जांघों के बाल उगने शुरू हो जाएंगे। इसके पश्चात जो है ना, चेहरा खिला हुआ रहेगा और आवाज में थोड़ी सी भारीपन आएगी, समझे कि नहीं? और इसका मतलब है कि एस्ट्रोजन हार्मोन आपका स्रावित हो रहा है। सुंदर दिखना चाहिएगा,
आईना तर आपको पसंद आएगा, अच्छा कपड़ा पहनना शुरू कर दीजिएगा। लड़कों में भी यही बात होती है, जब टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, वही चीज इसमें भी है, एस्ट्रोजन यानी कि मादा में। क्लियर हो गया? बोलिए नहीं रहा है, समझ में आ गई बात? तो मादा में एस्ट्रोजन की जब प्रक्रिया होगी तो विपरीत लिंग के प्रति जो है आपका आकर्षण होगा। महिलाओं में भी आकर्षण होता है ना? महिलाएं पहले ही जो है आकर्षण होता है, लेकिन इजहार नहीं कर पाती हैं। जानती है कि सुख में इतना मुमकिन ऐसा न कि कटा जाए, इसलिए पहली बार में वो बोल ही कि नहीं, लड़का को ही पहले प्रपोज करना पड़ेगा बैठ करके। लड़का तो थेथर जात होता है, छुराया कुछ जाएगा तो ठीक है। लड़की लोग तो पहले ही जान रहे कि सुख में इतना कान न कट जाएगा, इसलिए जो है इजहार आपको करना है, लड़का लोग को करना है। पहली बात होगी। दूसरी बात कि भैया विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण जब होगा, है ना, तो आकर्षण के पश्चात जो है आप सुंदर दिखना, स्वाभाविक सी बात है कि आप चाहिएगा सबसे अलग दिखना, सबसे सुंदर दिखना, है कि नहीं? और इसके बाद क्या है, बिंदी, लिपस्टिक, पाउडर सब लगाना, ये सब स्वतः प्रक्रिया शुरू हो जाती है एस्ट्रोजन के प्रभाव से। क्लियर हो गया? आपको क्या विशेष इसमें बताना है, ये सब आप लोग जानते हैं। प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन प्रेगनेंसी के समय ही शुरू होगा। जैसे देखिए प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो होता है प्रेगनेंसी के समय में शुरू होता है। ये प्रेगनेंसी समझिएगा, अरे निषेचन को प्रेगनेंसी बोलते हैं जी, है कि नहीं? जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी वगैरह सब हो जाएगा। अब देखिए जैसे प्रोजेस्टेरोन होगा तो प्रोजेस्टेरोन बच्चे की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे भ्रूण में जो बच्चा उसको सुरक्षा चाहिए, तो उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता है? प्रोजेस्टेरोन। पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से प्रोटेक्ट, तो वैसा हार्मोन जो प्रोटेक्ट करे प्रोजेस्टेरोन कहलाता है। उसके बाद है रिलैक्सेशन हार्मोन। रिलैक्सेशन हार्मोन किस हार्मोन को बोलते हैं? देखिए रिलैक्सेशन हार्मोन जब बच्चा होने वाला होता है, जब एम्ब्रियो बाहर निकल करके आने वाला होता है, उस समय एक रिलैक्सेशन हार्मोन स्रावित होता है महिलाओं के शरीर से। किनके शरीर से? महिलाओं के शरीर से। आपको यह बात जानकर के आश्चर्य होनी चाहिए कि जब एक मां जब बच्चे को जन्म देती है उस समय दर्द काफी असह्य होता है, और इतना दर्द होता है कि मैं आपको बता रहा हूं, आश्चर्य होगा। एक महिला को बच्चा जन्म देते समय इतना दर्द होता है कि उस दर्द में आदमी की मौत हो जाए, उस दर्द से भी 30 गुना ज्यादा दर्द। कितना ज्यादा दर्द? एक ऐसा दर्द जिसमें एक हम लोग जैसा आदमी आराम से मर जाए, इतना दर्द करेगा। उससे भी कितना गुना ज्यादा, 2 गुना 3 गुना नहीं, 30 गुना ज्यादा दर्द एक बच्चे की उत्पत्ति में होता है। तब भी महिला प्रसव की क्रिया में बच्चे की उत्पत्ति कैसे करते हैं? तो भैया ये भगवान का बायोलॉजी काज किस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए और ऐसा हार्मोन पैदा कर दिए उन लोगों में जिसका नाम है रिलैक्सेशन। नाम है रिलैक्सेशन, माने आरामदेह वाला हार्मोन। रिलैक्सेशन हार्मोन प्रवाहित होता है ना, जिसकी वजह से दर्द कम हो जाता है, चौड़ा हो जाता है आने वाला रास्ता, और बच्चे को बाहर आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। समझे कि नहीं? उस दर्द को भी सहने की ताकत इस हार्मोन के से भी आती है। समझे कि नहीं? मां से आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली देते हैं, मां गाली देने का चीज है? बाप का कर्जा उतारा जा सकता है, मां का कर्जा कभी उतारा नहीं जा सकता है। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? मम्मी का कर्जा नहीं उतरेगा। मां अपने आप में एक पूरा शब्द है, संपूर्ण शब्द है। समझे कि नहीं? ऐसी आत्मा जो महान है, महात्मा है, वो उसमें भी मां जुड़ा हुआ, परमात्मा में भी मां है। मां स्वयं एक मां है कि नहीं? मां भैया मां है। क्या जी गलती बोले? देखिए हम आपको बताते हैं जब मां पर आ गया तो, कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। याद रखिएगा, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो मां की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। मम्मी श्राद्ध देगी तो फिर कभी टलेगा नहीं। कि मां की दुआ जब खाली नहीं जाती तो मां की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज मांज करके एक मां 3 से 4 बच्चे को
पाल लेती है, लेकिन उसी 3-4 बच्चे से एक मां पाली नहीं जाती है कि नहीं। मां बोझ लगने लगती है क्या जी, लेकिन मां से बहुत प्यारा चीज है यार। मां ही इस सृष्टि में एक ऐसी जननी है, एक ऐसी देवी है। अगर आप 8 रोटी भी खाए हैं तो बाबू 1-2 और ले लो, कहां खाया है मेरा लाला। अब पत्नी कितना खे बजी, महाराज 8 गो रोटी धांस ले ला तो ये इनका 4 गो चेहरे। मां वैसा नहीं है, मां हो साहब गिनती नहीं आती है कि नहीं, भूल जाती है वो जब रोटी देने लगती है। तो मां आती है तो मां का एक ही क्वेश्चन होता है फोन पर, बेटा खाया, पत्नी कमाया, पैसा बचाया, लेकिन मां कहती है बेटा खाया, उसको पैसा से मतलब। ऐसी मां जितने भी मां हैं जो मां बन करके आज पूरे दुनिया को सौभाग्य दे रही है, सभी माओं को बिट्टू सर का प्रणाम है। आप इतना दर्द सहते हैं, आज बायोलॉजी का चैप्टर पढ़े तब मुझे पता चला तो ये तो हर एक साल हम पढ़ाते हैं। आ गया समझ में? समझ में आ गया? कहीं से कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। रिलैक्सेशन हार्मोन आप लोग देख लिए, अब देख लीजिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। भैया जब बच्चा भ्रूण जो है बाहर निकलेगा, शिशु बनेगा, डॉक्टर लोग क्या करता है, नड़िया को काट देता है। अब बोलता है कि नड़िया को रख लीजिए, अब बसवा पर फेंक दीजिएगा। जो टोटन करते हैं कि नहीं हम लोग देहात में, है कि नहीं? क्या है वो, जैसे ही कटेगा तैसे ही माता के शरीर से एक हार्मोन स्रावित होगा जिसका नाम है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। और यह ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन क्या करेगा, मां के स्तन में दूध उत्पन्न कर देगा। क्या उत्पन्न कर देगा? दूध। और वही स्तन का दूध पीना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जिसने मां का दूध नहीं पिया वो दुनिया में कुछ नहीं किया, है कि नहीं? तो मां का दूध बच्चों के लिए सबसे लाभदायक है, याद रखिएगा। स्तन का दूध, बोतल का दूध की बात हम नहीं कर रहे हैं। आजकल की जितनी भी नारियां अगर मेरा वीडियो देख रही है तो बोतल का दूध पिलाइएगा बच्चों को तो आपका बच्चा भी बोतल की तरह हो जाएगा। दिमाग से बोतल, शरीर से बोतल, है ना, मानसिक बोतल, सब हो जाएगा। वो बच्चे को अपना बच्चा समझती है मेरी मां, तो उसको अपने छाती का दूध पिलाना, अपने स्तन का दूध पिलाना, ताकि उसे भविष्य में कोई ललकारे कि किसी ने माई का दूध पिया है तो आकर के टकरा जाए। आपका बच्चा अगर मां का दूध पिएगा तब न टकराएगा। बच्चा तो ऐसा नहीं कि बोल दे कि ना हम तो बोतल के दूध पिए हैं, हम मैया के दूध नहीं पिए हैं। तो यह कसक न रह जाए, इसलिए सारी माताएं अपने बच्चों को आप अपना दूध पिलाइए। लेडीज लोग बेचारी अपने आराम के लिए बोतल धरा देती है, बोतल कर देता नहीं, समय दीजिए बच्चों पर, बोतल मत बनाइए। वही बच्चा तो पढ़ने में कमजोर है जो बोतल से पीता है दूध। एकदम मुंह डोला हो, पैसे जगह दांत खत्म, एनर्जी मिल नहीं रहा है। मां का दूध सभी पौष्टिक आहारों में सबसे बढ़िया है। साल भर दूध तो जरूर पिलाइए, समझे कि नहीं? मां का दूध एकदम जरूरी है। हम लोग स्तनधारी क्यों हैं? इसीलिए तो स्तन से हम लोगों को भोजन की प्राप्ति होती है। समझ आ रही है बात ना? तो मां का दूध इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो अलग से हम लोग, मैंने गाय को ज्यादा दूध देने के लिए हम लोग उसको अलग से सुई दे देते थे, नहीं देना है, सरकार रोक लगा दी है, दिया तो धराई जाइएगा, समझे कि नहीं? इस पर रोक भी लगा दिया गया है। ये स्वतः निकलने वाला है ना, प्राकृतिक से खिलवाड़ कीजिएगा तो बर्बाद तो होना है आपको, है कि नहीं? आज बहुत सारे, है ना, मैंने बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे जो बहुत शरीर के लिए ये है, ये नहीं है कि नहीं? देखिएगा ये नाच बाजा वाला जितना भी है सब क्या करता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन ले लेकर के क्या कर रहा है,
मैंने कम उम्र में बहुत ज्यादा उसको डेवलप कर दे रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत सारा बात हम वीडियो में नहीं बोल सकते हैं, है ना, जिसके मैंने वजह है कि ये अच्छा चीज नहीं है। आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये है, आप समझ गए आप लोग हार्मोन के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम जो बता रहे थे अभी आप लोगों को हमने बताया, देख लीजिए, देख रहे ना, ये आपका ओवरी है जिसमें अंडे का निर्माण होगा ना। यहां पे गर्भाशय है, आप जान ही रहे हैं, अंडा बनेगा, अंडा बनेगा, हो गया। ये फेलोपियन ट्यूब है, इतना मोटा तो रहता है, आपको बड़ा बना के दिखा रहे हैं, है ना। ये मैं समझ इतना मोटे ताकि रहता है नहीं, तो हम पोजिशन फिगर बनाए वहां पे। तो इसमें ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही हम लोग को गर्भाशय तक स्पर्म आता है, तो स्पर्म 7 ml के आसपास में होता है, 5 ml, 6 ml, 7 ml होता है। इससे कम रहेगा तो स्पीड नहीं बन पाएगा, समझे कि नहीं। तो उसमें लाखों होते हैं, लाखों स्पर्म प्रतियोगिता में जाते हैं, देख रहे हैं ना। इसमें किसी एक ही को आपको ये होना है। अगर मैंने पहले ही कहा कि अगर जनवरी में एमसी की प्रक्रिया इधर से हुई है तो फरवरी में इधर से होगी, मार्च में इधर से होगी, अप्रैल में इधर से, मई में इधर से, जून में इधर से। एक बार मैंने इधर और एक बार इधर, तो पूरे एक साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया कितनी बार होगी? 13 बार। कितनी बार होगी? 13 बार। चूंकि यह तो 28 दिन पर होता है, अब महीना 30 का या 31 का होता है, तो किसी में 2 दिन एक्स्ट्रा, किसी में 3 दिन एक्स्ट्रा, पूरे साल को जोड़िएगा तो एक और बढ़ जाता है। तो एक साल में क्वेश्चन आता है तो लिखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया एक साल में कितनी बार होती है? 13 बार। कितनी बार? 13 बार। आ गया समझ में? 13 बार होती है। और शुक्राणु में जब प्रतियोगिता होती है तो आंख कान तो रहता नहीं है इन लोगों के पास, है कि नहीं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंडे का निर्माण इधर हुआ है, जो इधर स्पर्म चला गया वो सब स्पर्म क्या हो गए? बर्बाद हो गए। और जो स्पर्म सीधे जाकर के दीवारों में टकरा गई वो भी स्पर्म बर्बाद हो गए। साथ ही इसमें कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो हेड नहीं होता है, उसी में हेड होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, मतलब फ्रक्टोज नहीं होगा, तो इससे भी कुछ बर्बाद हो जाते हैं। और कुछ जो सही दिशा में चलेंगे, है ना, कुछ जो सही दिशा में चलेंगे और पहली बार जो निश्चित कर लिया तो ये सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। फिर सब के सब क्या हो जाएंगे? बर्बाद। समझे कि नहीं। तो जब आपका स्पर्म 7 ml के मात्रा में नहीं गिरेगा, 6 ml के मात्रा में नहीं होगा, 5 ml के मात्रा में नहीं होगा, फिर भी कंपटीशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका बच्चा उत्पत्ति नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो याद रखिएगा कि ये बहुत ही आपके शरीर का पौष्टिक चीज है, जिसको आपको बचा करके रखना बहुत जरूरी है कि नहीं, ताकि आप आने वाले नए संतान की उत्पत्ति करने में सक्षम हो जाए। यहां तक की मैटर समझ में आ गई बात? अब चलिए, अब इस बात को समझ लीजिए और ध्यान से। कैसे समझ लीजिएगा और ध्यान से? अब देख लीजिए, अब हम लोग जरा सा बात करते हैं जुड़वा बच्चे की। जुड़वा बच्चे की चर्चा कर लेते हैं। जुड़वा में भी 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चा, जुड़वा बच्चा, तो जुड़वा बच्चा में आप देखिएगा कुछ 2 बच्चा रहेगा ना, और दोनों के दोनों लड़का हो जाएगा या दोनों के दोनों लड़की हो जाएगी। समझना रही है बात ना? दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? लड़का या दोनों के दोनों लड़की। जैसे होगा क्या चीज कि कोई अंडा है, समझना रही है बात? तो इस अंडे में अगर कोई शुक्राणु गया यहां, और शुक्राणु जैसे ही अंडा में प्रवेश करता है तो उसका कौन सा भाग प्रवेश करता है? हेड। और टेल उसका खत्म हो जाता है, टेल बाहर ही रह जाता है। टेल क्या हो जाता है? बाहर। टेल सिर्फ उसको गति प्रदान करता है, और हेड जो है उसी में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई। समझे कि नहीं? अगर ये एक्स क्रोमोसोम होगा तो अब किसी भी स्थिति में लड़की ही होगा, अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो ये लड़का का उत्पत्ति करेगा। अब स्थिति इसमें समझ लीजिए। अब ये अंडा जो है, जब इसमें शुक्राणु प्रवेश कर गया और किसी कारण बस यह अंडा 2 भाग में बट गया, 2 भाग में क्या हो गया? बट गया। तो अब बताइए, 2 शिशु का जन्म होगा, लेकिन शुक्राणु तो एक ही ना होगा। अगर यह शुक्राणु लड़का का अगर जन्म देने वाला है
तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? लड़का। अगर यह शुक्राणु लड़की का वाला होगा, यानी कि एक्स वाला होगा, तो दोनों के दोनों यहां क्या जन्म लेगी? लड़की। तो आप सुने होंगे या तो दोनों के दोनों लड़का और दोनों के दोनों लड़की, ऐसा सुने कि नहीं गुणवान? और दोनों का शकल एक हो जाएगा। चूंकि इसका निर्माण यहां था, एक ही को घुसा और दो भाग में अंडाणु बन गया, दोनों में तो एक ही शुक्राणु है, तो चेहरा तो एक ही बन जाएगा, सब चीज एक हो जाएगा, थंब अलग हो जाएगा। थंब क्या हो जाएगा? अलग। थंब जो है अलग अलग होगा, बाकी सारा चीज सेम हो जाएगा, शकल तकल, आंख नाक कान मुंह सब दोनों के होगा। तो दोनों लड़का नहीं तो दोनों लड़की है तो दोनों लड़की। तो किस स्थिति में दोनों के दोनों लड़का होगा, या दोनों के दोनों लड़की होगी, या दोनों का चेहरा सेम होगा? समझ में आ गई बात? जब अंडाणु एक होगा, निषेचन की क्रिया हो जाएगी, और निषेचन की क्रिया के बाद गलती से अंडा दो भाग में बट गया, तो ऐसी स्थिति में जो जुड़वा पैदा होगा, दोनों की शकल एक और दोनों एक ही प्रजाति का होगा, यानी कि नर होगा तो नर, मादा होगा तो मादा। समझ में आ गई बात? अगर ध्यान से समझिएगा, अगर जुड़वा बच्चा कभी कभी होता है क्या चीज की? अंडाणु एक, और किसी कारण बस दो शुक्राणु इसमें प्रवेश कर गए, दो शुक्राणु क्या हो गए? प्रवेश। समझ में आ रही बात? दो शुक्राणु प्रवेश कर गए, तो दो शुक्राणु हो सकता है कि एगो 100 का घुस जाए, एगो वाई का भी घुस सकता है, या हो सकता है दोनों वाई घुस जाए, या हो सकता है दोनों 100 हो जाए। लेकिन शुक्राणु कैसे हैं? अलग अलग। शुक्राणु इसमें क्या है? अलग अलग। बात समझने का है, सब याद नोट करने का नहीं है, समझिए सिर्फ बात को। अब नहीं बुझाया तो फिर से वीडियो देखिए और फिर से समझिए। अब देखिए इसमें, तो इसमें लड़का दोनों हो सकता है, दोनों लड़की भी हो सकती है, दोनों एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है, तीनों कंडीशन होगा। इस स्थिति में लड़का दोनों के दोनों लड़का, दोनों लड़का लड़की दोनों, या लड़का लड़की अलग अलग दोनों, और चेहरा भी क्या हो जाएगा? अलग। चेहरा भी क्या हो जाएगा? अलग। भाई शुक्राणु में दूगो है और चेहरा भी तो अलग हो ही जाएगा। लेकिन इस स्थिति में आप देख रहे थे, इस स्थिति में आप क्या देखे? या तो दोनों लड़का या तो दोनों लड़की, चेहरा सेम। समझ में आ गई बात? चेहरा सेम, चेहरा क्लियर हो गया? जुड़वा बच्चे में कोई दिक्कत? जुड़वा बच्चे में कोई दिक्कत? जुड़वा कैसे होता है दिमाग में बना लीजिएगा। हाँ, अगर चेहरा किसी का सेम देखिएगा तो लगे कि अंडाणु एक ही था, शुक्राणु भी एक ही था, निषेचन की प्रक्रिया के बाद दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया, टूट करके, तो चेहरा एक हो गया है। आगे समझ में ना? लेकिन दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग नर, मैंने एक लड़का एक लड़की है, तो सभी कंडीशन ये वाला है, कंडीशन ये वाला। सिंपल समझ में आ गया बात? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब समझ लीजिए टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या समझ लीजिएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी। किसके बारे में समझ लीजिएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, एक बात आप जिंदगी भर के लिए ध्यान में रखिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी कभी भी बच्चे के, यानी कि भ्रूण जब भी रहेगा तो गर्भाशय में ही रहेगा। भ्रूण जहां भी रहेगा तहां कहां रहेगा? गर्भाशय में। कभी भी बच्चे की उत्पत्ति कृत्रिम तरीके से भी होगी तो बाहर में नहीं होगी, गर्भाशय में ही होगी। समझ में आ रही बात? देखिए, कभी किसी फिल्म की हीरोइन है, तो फिल्म की हीरोइन है अगर वो, समझ में आ रही बात ना? अगर वो फिल्म की हीरोइन है तो अपना फिजिकल खराब ना हो इसके लिए वो चाहती है कि हमारा बच्चा भी हो, लेकिन मेरे गर्भ में, माने हमको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं कर। वो तो सरोगेट महिला की हम बता रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है समझ लीजिए। जब पुरुषों से शुक्राणु निकाल लिया जाए, और वो डॉक्टर निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से, शुक्राणु तो आपको मिल ही जाएगा। भैया शुक्राणु क्या है? निकल जाता है, उसको दे दीजिए डॉक्टर, धरिए, पकड़िए, रखिए इसको। अंडाणु जो है
अंडाणु एक माध्यम से निकाल लिया जाता है, डॉक्टर के पास ऐसा यंत्र है जिससे अंडाणु आराम से वो बाहर निकाल लेते हैं। और एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब होता है, ट्यूब ऐसा होता है जो डॉक्टर के पास होता है, कह सके तो शुक्राणु आपका है ये है और महिला का अंडाणु निकाल लिया, तो निषेचन की प्रक्रिया हो रहा था नलिये में ना, वो कहां हो रहा था, नलिये में, फेलोपियन ट्यूब में हो रहा था। और यहां भी बाहर में भी कहां हो रहा है, ट्यूबे में हो रहा है। उस ट्यूब का नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब। तो अगर निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में ना हो करके, फेलोपियन ट्यूब में ना हो करके डॉक्टर के ट्यूब वाला में हो, समझ में आ रही बात ना, डॉक्टर वाला जो ट्यूब है उसमें हो, और फिर जब ये निषेचित हो गया तो इसको उठा करके गर्भ में डाल दीजिए, जिसका बच्चा है, किसमें डाल दीजिए, गर्भ में डाल दीजिए, गर्भाशय में उस महिला के जिसका ये बच्चा है। तो इसी प्रक्रिया को जो निषेचन ट्यूब में हुआ, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। सिर्फ निषेचन यहां होगा, लेकिन इस भ्रूण को पलने और बढ़ने के लिए गर्भाशय की जरूरत है, गर्भाशय की जरूरत है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, इस गर्भाशय की जरूरत आपको रहेगा ही रहेगा, समझे कि नहीं, बिना गर्भाशय के भ्रूण का विकास नहीं होगा। हाँ, लेकिन होता क्या है कि यह टेस्ट, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, किसी किसी का इतना संकीर्ण हो जाता है कि उसमें शुक्राणु जा ही नहीं पाते हैं, उसमें शुक्राणु क्या होते हैं, जा ही नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर यहां से निकाल लेता है अंडाणु को और आपका शुक्राणु ले आकर करके इस टेस्ट ट्यूब में निषेचन करवा देता है, फर्टिलाइजेशन करवा देता है, और एक सुई के माध्यम से फिर से इसको गर्भाशय में ठेल देता है। समझ में आ गई ना बात। तो इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देख लीजिए जरा सा, चाहते हैं कि बच्चा आप ही का हो, नर पुरुष का, समझ में आ रही है बात, लेकिन गर्भधारण हम नहीं करें। और बहुत सारी हीरोइन ऐसे करती है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं, समझ में आ रही है बात, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो बहुत पैसा वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने पुरुष से शुक्राणु और मादा से अंडाणु निकाल लेते हैं। नहीं, माता पिता है ना, तो माता में से अंडाणु निकल गया, समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं से, और पिता से क्या निकल गया, शुक्राणु, और उसको निषेचन करवा लिया गया, निषेचन करवा लिया गया। कहां पे, कृत्रिम ट्यूब में निषेचन हो गया। अगर आप उस महिला को, समझे कि नहीं, उस महिला को, जिस महिला का बच्चा उसके गर्भ में डाल दिया तो टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाएगा वो। लेकिन अगर कहिएगा कि हम, मेरा बच्चा है, देखिए यहां पे है, हम चाहते हैं कि आपके गर्भ में ही बच्चा पले, और जब आप गर्भ में पलिएगा तो हम आपको इस बच्चा को पालने के लिए खूब बढ़िया खाना पीना सब देंगे और पैसा भी देंगे, समझे कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे महिला होती हैं जो दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालती हैं, अपने गर्भ में पालते हैं, और फिर जब 9 महीने में वो बच्चा तैयार हो जाता है तो प्रसव करा करके उसका जो है से बच्चे को ले लिया जाता है। ऐसी महिला को सेरोगेट महिला कहते हैं। ऐसी महिला को क्या कहते हैं, सेरोगेट महिला। और ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं, सेरोगेट बच्चा कहेंगे, है कि नहीं। तो ऐसी महिला को क्या कहेंगे, सेरोगेट महिला कहेंगे। आ गया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया समझ में। तो ऐसे भी होता है बच्चा। लेकिन भैया हम लोग बिहारी हैं, हमर बच्चा हमरे पत्नी के गर्भ में जब तक नहीं है तब तक हम वो बच्चा को मानने के लिए तैयार नहीं, हमरे पास रहना चाहिए। ठेठ बिहारी हैं हम, है कि नहीं। हम दूसरा को जल्दी नहीं मानते हैं, अपना जो अपना है उसके लिए जान भी देते हैं। आ गया ना समझ में, सुनाई दिया ना। तो आपने पढ़ा टेस्ट ट्यूब बेबी, सेरोगेट बच्चा, सेरोगेट महिला, बच्चे का बनना, सारा चीज समझ में आ गया। यहां तक की बात आप लोग जुड़वा बच्चा भी समझ गए। अब देख लीजिए, इस यौन में कुछ बीमारियां भी होती हैं।
अच्छा ये कुछ चीज और इससे पहले पढ़ाते हैं, बहुत चीज है जी, हम भुला जाते हैं टॉपिक में कि क्या क्या चीज पढ़ाना है, लेकिन सब टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं? कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब देख लीजिए, सबसे पहले एक टॉपिक आएगा जनसंख्या नियंत्रण। एक टॉपिक क्या आएगा? जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, देखिए जनसंख्या नियंत्रण आप लगभग 4 विधि से कर सकते हैं। आप जनसंख्या नियंत्रण कितना विधि से कर सकते हैं? 4। सबसे पहला विधि है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि जिसको नीतीश कुमार बायोलॉजी पढ़ा रहे थे विधानसभा में, एक बार उन नेतागिरी छोड़ करके बायोलॉजी का चैप्टर शुरू कर दिए विधानसभा में। ऐसे से ऐसे होता है ना, तो जैसे आता है मुडवा बनता है तो हम लोग फटाक से निकाल लेते हैं। इसे पढ़ा रहे थे ना नीतीश कुमार वाला पढ़ लीजिएगा, वही बायोलॉजिया है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विधि। तो सबसे पहले प्राकृतिक विधि क्या है? घटना तो 14 दिन के बाद ही होना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितना दिन के बाद? 14 दिन के बाद। तो या तो आप बहुत अच्छे हैं तो आप याद कर ले रहिए, बहुत अच्छे आप पति हैं, आप बहुत अच्छे लवर्स हैं, तो आप याद रखिए कहीं ना क्या हुआ था, लिखते रहिए, डायरी पर नोट करते रहिए, है कि नहीं? पूरा जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं वैसे ही इसका नोट्स बनाइए 14 दिन में, है कि नहीं? और दुर्घटना होने की संभावना इसमें ज्यादा रहेगी। प्राकृतिक विधि में होगा क्या कि आप याद कर लीजिएगा कुछ हो और समय को हो जाएगा कुछ हो गया बच्चा, ले चला गने से धरा पकड़ा गया जी, है कि नहीं? तो अब स्थिति को समझिए ध्यान से। प्राकृतिक विधि में आप ये कर सकते हैं कि जब शुक्राणु का स्खलन नर के शरीर से हो रहा है, कैसे हो रहा है? नर के शरीर से शुक्राणु जैसे ही बाहर निकलने वाले होते हैं, आप उस समय अपने लिंग को बाहर कर सकते हैं, समझे कि नहीं? और लिंग बाहर करके स्पर्म को बाहर छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप बच सकते हैं बच्चा होने से, यानी कि आपका बच्चा फिर नहीं होगा। जब शुक्राणु जाएगा ही नहीं अंडाणु के पास तो बच्चा होगा ही नहीं। पहली बात, यह प्राकृतिक विधि है जो नीतीश कुमार का है। याद रखें, बार हम नीतीश कुमार हम बोल रहे हैं, है ना, जो विधानसभा में बताए थे, भैया हम उन्हीं से पढ़े हैं, समझे कि नहीं? पढ़ाने का काम हम लोग है, नीतीश कुमार पढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, हम आप ही के आदमी ना है कि नहीं? तो याद रखिएगा क्या हुआ, अभी है ना बैटरी उटरी हो, खत्म हो गया। तो ये हो गया पहला प्राकृतिक विधि। दूसरी चीज इस बात को समझिए, दूसरी चीज इस बात को समझिए, ध्यान दीजिए ना, फिर आप लेट कर रहे हैं क्या के लिए। दूसरी बात समझिए, प्राकृतिक विधि में आप इस तरह से बचाव कर सकते हैं, लेकिन यह घातक भी हो सकता है। अगर मान के चलिए कि उस मूड में नहीं हो और समय बाहर आप नहीं निकाले तो उस समय खतरा बढ़ा हुआ रहेगा। अब चलिए दूसरा चीज है, हम लोग मैंने ये आप दूसरी विधि समझ सकते हैं, रासायनिक विधि। दूसरी विधि कैसे समझ सकते हैं? रासायनिक विधि। सर रासायनिक विधि में क्या होता है? रासायनिक विधि में आप देखिएगा रासायनिक विधि में अगर मान के चलिए कि बच्चा ठहर गया और मेंस्ट्रुअल साइकिल सही समय पर नहीं आया, तो आप तो पहचान जाते हैं कि भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल सही समय पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी की अवस्था हो गई। और जांच भी बहुत सिंपल है इसका, है ना, आप कर लीजिएगा कि प्रेगनेंसी में है। उस स्थिति में आप दवा का प्रयोग कीजिए। आप क्या चीज का प्रयोग कीजिएगा? दवा का। दवा क्या है? रासायनिक विधि तो है। आप हमारे शरीर में बच्चा ना हो तो महिलाएं दवा का प्रयोग करती है कि नहीं करती हैं? तो यह रासायनिक विधि है। यह कैसा विधि है? रासायनिक विधि में क्या हो जाएगा? दवा। और प्राकृतिक विधि में क्या लिखे? प्राकृतिक विधि में समझिएगा, अब लिखना उसमें क्या है, अब हम उससे सब नहीं लिखेंगे, सब बात समझे कि नहीं? तो ये रासायनिक विधि होगा। तीसरा जो विधि होता है वह होता है यांत्रिक विधि। यह क्या होता है? यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में 3 चीज आ जाएंगे। यांत्रिक विधि में क्या आ जाएंगे? 3 चीज। कॉपर टी। क्या होता है? कॉपर टी। आप डॉक्टर से मिलकर कॉपर टी लगा लीजिए बढ़िया से। कॉपर टी में क्या होता है इससे बता देते हैं आपको, देखिए ध्यान से, इसको समझ लीजिए। कॉपर टी में क्या होगा? जिसे देखिए फेलोपियन ट्यूब है ना, इसी आकार का, एक मिनट जरा सा रुक जाइए, हम आपको समझा दे रहे हैं। कॉपर टी कैसा रहेगा? कॉपर टी
कॉपर टी। देखिए ध्यान से, इसमें ऐसा होगा कि ऐसे ही गर्भ की तरह, समझे कि नहीं, आपका जो बाहरी भाग है वेजाइना जिसको बोलते हैं, उसी के माध्यम से इस तरह की एक संरचना वाली पार्ट लगा दी जाती है। महिलाओं के शरीर में इसको डाल दिया जाता है। अब होगा क्या चीज कि जब शुक्राणु जाएगा तो ये पूरा गर्भाशय से चिपका हुआ रहेगा, ऐसे चिपका हुआ रहेगा, ये बीच वाला पार्ट नहीं देखिएगा, है ना, ऐसे चिपका हुआ रहेगा। जैसे ही यहां से द्वार रहेगा, जैसे ही यहां से शुक्राणु अंदर जाएंगे तो शुक्राणु तो अंदर चला गया, लेकिन यहां का रास्ता देखिए फैलोपियन ट्यूब से बंद है। यहां का रास्ता देखिए फैलोपियन ट्यूब से क्या है, बंद हो गया है। यानी कि शुक्राणु जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा, यही जैसे सब गल करके से बाहर निकल जाएगा। समझना ये बात ना। तो महिलाओं के लिए, महिलाओं में कॉपर टी लगता है। कॉपर टी आप लगवा करके जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। ये भी हो गया जनसंख्या रोकने का उपाय। ये हो गया यांत्रिक विधि। यह कैसी विधि हो गई, यांत्रिक विधि हो गई। एक मिनट, यह कैसी विधि हो गई, यांत्रिक विधि हो गई। देखिए यांत्रिक विधि हो गई, समझिए। पहला हो गया क्या चीज उसमें, कॉपर टी, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज कंडम। कंडम जो नर लिंग अपने में लगाते हैं, है कि नहीं, लिंग में कंडम लगा लीजिए, यानी कि जब भी स्पर्म गिरेगा तो उस कंडम में ही गिरेगा, है कि नहीं, महिलाओं की योनि तक पहुंचेगा ही नहीं। तो जनसंख्या नियंत्रण हो गया। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं यांत्रिक विधि में कंडम, और इसके बाद डायफार्म। ठीक है, डायफार्म से भी आप लोग जो है इसको रोक सकते हैं। तो ये हो गया यांत्रिक विधि। एक चौथा जो विधि है प्राकृतिक, रासायनिक, यांत्रिक, एक हो गया सर्जरी। ये क्या हो गया, सर्जरी, ऑपरेशन करा लीजिए। नसबंदी वैस्कोटॉमी, नलबंदी ट्यूबोटॉमी, है ना, और हिस्टेरोटॉमी क्या हो जाएगा, पूरा सब चीज बाहर निकलवा लीजिए, पूरा मशीनें बाहर निकलवा लीजिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हिस्टेरोटॉमी, कटॉमी, क्या कहेंगे उसको, हिस्टेरोटॉमी हो गया। आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये जनसंख्या नियंत्रण के 4 उपाय हैं। आपको लिखने के लिए आएगा तो लिखना पड़ेगा। आपको अगर लिखने के लिए आ जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे होता, प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि, यांत्रिक विधि, सर्जरी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब कुछ यौन संचारित रोग के बारे में पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग, यौन रोग जो आपके यौन से होता है, समझेंगे नहीं, योनि से होता है, जो आपके लिंग से होता है, उन सभी रोगों को क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग में आप देख लीजिएगा गिनोरिया। कौन सी बीमारी, गिनोरिया की बीमारी, हालांकि इसको बहुत डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। और एक होता है सिफिलिस की बीमारी। कौन सी बीमारी, सिफिलिस की बीमारी। ये दोनों क्या चीज से होता है, जीवाणु जनित रोग है। कैसे रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं एड्स, एक होता है हर्पिस। ये क्या है, विषाणु जनित रोग है। ये कैसे रोग है, विषाणु जनित रोग है। समझ में आ रही बात है कि कोई दिक्कत, जोर से बोलिए, समझे कि नहीं समझे। तो ये सब बीमारी हम अलग से चैप्टर में पढ़ा देंगे। काफी लंबा समय हो गया, समय हो गया ना लंबा, मिजाज भी थक गया, हम भी अभी खाए नहीं हैं तो खा लिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या पढ़ा रहे थे, टेस्ट ट्यूब बेबी। वर्ल्ड में कौन ऐसे प्रजाति है मानव में, प्रजाति का मतलब नहीं समझे, कौन ऐसा मानव है जो वर्ल्ड में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्मा हुआ है। उसका नाम है, याद रखिएगा, लुइस ब्राउन। क्या नाम है, लुइस ब्राउन। यह पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है वर्ल्ड का। और भारत का, भारत में ऐसा कौन मानव है जो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी से उसकी उत्पत्ति हुई है, टेस्ट ट्यूब बेबी है वो, बताइए जल्दी से। इंदिरा, क्या नाम है उसका, इंदिरा, इंदिरा गांधी नहीं इंदिरा, समझेगी ना। तो वो है, याद रखिएगा, लुइस ब्राउन वर्ल्ड का टेस्ट ट्यूब बेबी में है, और भारत का इंदिरा। ये आता है क्वेश्चन, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, है ना। लिंग का विकास, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण वो नहीं, लड़का लड़की नहीं। लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि प्राथमिक अवस्था क्या है,
आप कैसे जान पाइएगा, आप कैसे समझ जाइएगा कि ये लड़का है ये लड़की है? तो प्राथमिक अवस्था है उसका लिंग देख करके, उसका क्या देख करके? लिंग। आप जब बच्चे की उत्पत्ति होता है तो बच्चे की उत्पत्ति होता है तो कैसे जानते हैं कि लड़का है या ये लड़की है? तो आप उसका लिंग ना देखते हैं, वृषण देख करके आप पता लगाते हैं। क्या देख करके? वृषण। अगर उसका जनन मादा वाला है तो वो लड़की है, और जनन अगर उसका लड़का वाला है तो वो भैया लड़का हो गया। आगे समझ में? सुनते जाइए अभी। उसके बाद द्वितीय का आधार क्या है पहचानने का? अगर लड़का होगा तो दाढ़ी मोछाएगा। हम लोग देख करके कैसे पहचान सकते हैं? तो अगर लड़का होगा तो दाढ़ी मोछाएगा, है कि नहीं? आवाज भारी भारी लगेगा। लड़की होगा तो उसका जो है से पहचान पाते हैं, पिंपल्स वगैरह सब निकलने लगता है, स्तन बड़ा होने लगता है ना, वो उभार आने लगता है, बालें वो बड़ा रखती हैं। इसके आधार पर हम पहचान पाते हैं कि ये लड़की है। तो ये हो गया द्वितीय का आधार। लेकिन प्राथमिक आधार पहचानने का क्या है? उसका लिंग देख करके। क्या है? लिंग देख करके। समझ में आ गई बात? तो लगभग अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा मानव जनन तंत्र समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। समझ में आया सबको? पूरा का पूरा जनन तंत्र बढ़िया से समझ में आया? अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।